हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपन लेसन नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक डिस्कस कर रहे थे, जिसकी 5 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसान भाषा में हर चीज़ को समझाते हुए मैंने आपको सारी क्लासेज कंप्लीट करवाई है। यही अपनी क्लास नंबर 6। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो ना वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कर देना है, और वीडियो को मैक्सिमम आपको शेयर करना है। भाई यहाँ पे ना आप लोग थोड़े से कंजूसी बरत रहे हो, तो आप क्या जो इंटरेस्टेड हैं क्लास 10 साइंस, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक वीडियो को ना शेयर करना है भाई, है ना। चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई देखो, इस क्लास के अंदर अपन नए टॉपिक ले रहे हैं, अपर रूप। क्या होता है अपर रूप, ध्यान से समझना भाई। कई बार क्या होता है, चीज़ कोई एक ही होती है लेकिन ना वो अलग अलग रूपों में बटी होती है। तो कोई एक ही पदार्थ है लेकिन उसके बहुत सारे रूप है, वो अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका साइंस में जो डेफिनेशन वो देखना कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनमें समान रासायनिक गुण होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपर रूप होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो समान रासायनिक गुण होते हैं लेकिन विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, तथा यह गुण अपर रूप कहलाते हैं तथा यह गुण अपर रूपता कहलाता है। यानी कोई भी एक एलिमेंट होगा, कोई भी एक तत्व होगा, है तो जैसे कार्बन है लेकिन कार्बन अलग अलग रूपों में होता है। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये सभी कार्बन से मिलकर बने हैं लेकिन ये अलग अलग है। हीरा अलग है, ग्रेफाइट अलग है, फुलरीन अलग है। तो ये अपर रूप कहलाएंगे। खास बात, अपर रूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है भाई। तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनमें समान रासायनिक गुण होते हैं लेकिन विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, अलग अलग भौतिक गुण होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, तथा यह गुण अपर रूपता कहलाता है। देखो, भौतिक गुण से सिंपल सा मतलब ये होता है जिसको हम लगभग देख सकते हैं। जैसे गर्म करना होता है, ठंडा करना होता है ना, गलनांक, क्वथनांक, ये सारी चीज़ें होती है। तो जो भी अपर रूप होगा उनका गलनांक, क्वथनांक सबका अलग अलग होगा, लेकिन वो सभी एक ही तत्वों से मिलकर बने हैं तो रासायनिक गुण तो समान होंगे। जैसे एग्जाम्पल है कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये तीनों ना कार्बन से मिलकर बने हैं तो कार्बन का गुण तो सभी में समान ही होगा ना, लेकिन इनके भौतिक गुण अलग अलग है। भाई किसी में कितने कार्बन है, किसी में कितने हैं, तो भौतिक गुण अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्बन के अपर रूप है। तो आगे देखो कार्बन के अपर रूप। तो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, जिन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं, जो कि निम्न है। तो अपन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला हीरा, डायमंड। तो पहली लाइन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है ना, एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है कुल मिला के। तो पहले पॉइंट से आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हीरा होता है उसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, बस। सेकंड पॉइंट, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और पूछा भी जाता है, पूछा भी जाएगा कि जो हीरा है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्लियर। और हीरे का जो उपयोग होता है आभूषण बनाने में तथा कांच को काटने में किया जाता है। जो डायमंड्स, जो ज्वेलरी होती है, आभूषण होता है, उसको बनाने में तो डायमंड का यूज होता ही है, कांच को काटने में भी। आपने देखा होगा कि जो ग्लासेज के काम करने वाले होते हैं मैकेनिक, वो शीशे को, कांच को काटने में इसका यूज करते हैं।
एक पेंसिल सी होती है जिसके नोक पर ना हीरा लगा होता है छोटा सा, उससे वो लाइन खींचते हैं और उसको काट देते हैं। ठीक है, तो कांच को काटने में भी डायमंड यानी हीरे का यूज किया जाता है। आगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़कर षटकोणीय वलय में पाया जाता है। हीरे में एक कार्बन 4 से जुड़ा होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से जुड़ा होता है। और देखो षटकोणीय वलय बनाते हैं। षटकोणीय कैसे वलय बनाएंगे, देखो इस प्रकार, ये षटकोणीय वलय है। ठीक है, इसके अलावा ये षटकोणीय वलय है। इस प्रकार ना एक कार्बन 3 अन्य कार्बन जुड़ा रहेगा और इस प्रकार षटकोणीय वलय बनाते रहेगी, है ना। ऐसे ये षटकोणीय वलय होती है किसके अंदर भाई, ग्रेफाइट के अंदर। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और इस प्रकार षटकोणीय वलय का निर्माण करते हैं। है ना, ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जो ग्रेफाइट होता है ना, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। देखिए आपको पता है, आपने धातु अधातु उपधातु वाला टॉपिक वो लेसन पढ़ा था, लेसन नंबर 3। वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं और कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, कार्बन का ही तो अपर रूप है, एक प्रकार से कार्बन ही तो है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सारे अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है भाई, सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। आगे देखो फुलरेन, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस ये आप लोग याद रख सकते हैं कि फुलरेन के एक अणु में 60 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले जो फुलरेन खोजा गया था वो 60 कार्बन परमाणु वाला था। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो तीनों के नाम पता होना चाहिए। कार्बन के जो अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। और हीरे की खास बात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट की सबसे खास बात विद्युत का सुचालक होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो कार्बन के अपर रूप में आपको जो अपर रूप वाला टॉपिक है, एलोट्रॉप्स वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर आपको इतना ही डिस्कस करना है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। और मैं कई बार आपको ये बातें बता चुका हूँ कि जब भी रासायनिक गुणधर्म शब्द आते हैं उसके अंदर क्या चीज़ पढ़ी जाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जाती है। और यहाँ पे 4 रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़नी है। पहले पढ़नी है दहन, फिर ऑक्सीकरण, फिर संकलन अभिक्रिया। और इसमें संकलन मीन्स होता है जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसलिए दूसरा नाम इसका हाइड्रोजनीकरण भी हो जाएगा। और लास्ट अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये चारों अभिक्रिया अपन इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, एक तो जितनी भी क्लासेज हो चुकी है सभी का ना लगातार अभ्यास करते रहिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए। नोट्स बनाने के बाद में सामने नोट्स रखो और क्लास को चलाओ और फिर देखो इजीली याद हो जाएगा। एक बार करके तो चेक करो ना आप लोग। नोट्स सामने होने चाहिए और फिर वीडियो को प्ले करो और चीज़ें देखो, एकदम आपको ना आसानी से समझ में आने लग जाएगी। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी जो आपका एग्ज़ाम है, आपके लगभग एग्ज़ाम हो चुके हैं 9th वाले बच्चों के, है ना, एक एग्ज़ाम और बच रहा होगा। ये एग्ज़ाम होने के बाद में आपका टाइम ही टाइम है 1.5 से 2 महीने का, क्योंकि जुलाई में क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी 10-5 दिन तो ऐसे हो जाते हैं। तो 10 तारीख बाद जनरली अच्छे से क्लासेज स्टार्ट हो पाती है। तो ये जो 1.5 से 2 महीने का जो गैप है ना आपके पास, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है, सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोग ना साइंस जैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और साइंस को कंप्लीट करने का मतलब है आपका काफ़ी सारा बोझ कम हो जाएगा, है ना, एकदम से लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। साइंस को आपने कर लिया तो काफ़ी कुछ आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है, सुनहरा अवसर है, इसका ना फ़ायदा उठाइए भाई। फ़ायदा कैसे उठाएंगे, सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है ना, और नोट्स वगैरह लिखवाए जा रहे हैं। तो इनको लिख लो फिर क्लासेज ले लो। इतना बोझ है नहीं, इतना प्रेशर है नहीं हाल फिलहाल आपके ऊपर कि भाई आप लोग स्कूल जा रहे हो, सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही हैं, सभी का होमवर्क है, ऐसा कोई प्रेशर तो है नहीं।
पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से एक ही तो वैसे पढ़नी है आपको, 3 से 4 घंटे पढ़ लो, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। और इसके साथ साथ एक तो आपको ना एप्लीकेशन है अपना गुरु अकेडमी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आने वाले समय में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे लेसन वाइज। और इसके अलावा जो पुराने साल के क्वेश्चन सब वो ज़रूरी है। देखो क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने लेसन 1 डिस्कस कर लिया, कंप्लीट आपने याद कर लिया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे इसमें से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं? आप लोग कैसे आपका सेल्फ एनालिसिस करेंगे, खुद का विश्लेषण करेंगे? तो कैसे करेंगे कि पुराने साल के क्वेश्चन से यदि आप लोग लगा पा रहे हैं, सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका लेसन क्लियर है। अब पुराने साल के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो आप लोग 2 चीज़ें हैं, या तो आप लोग सारे पेपर डाउनलोड करो, लेकिन उनमें एक समस्या है। समस्या क्या है सुनिएगा, कि जो लेसन्स है ना, वो जो पेपर है उनमें सारे लेसन्स के क्वेश्चन मिक्स आएंगे। क्योंकि जो बोर्ड का पेपर होता है वो तो सभी पूरे सिलेबस का आता है, उसमें से आपको छांटने पड़ेंगे लेसन 1 के कौन से हैं, 2 के कौन से हैं, तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो ये सुविधा आपको ना एप्लीकेशन जो ऐप है गुरु अकेडमी, वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे क्या सारे लेसन्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेसन 1 के, लेसन 2 के, और वो भी ईयर वाइज। जैसे लेसन 1 आप लोग खोलेंगे तो 2012 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 2013 में कौन से आया था, 14 में कौन से आया था, ऐसे, और मार्किंग के साथ कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो जैसे आपने कोई सा भी लेसन क्लियर किया, पुराने साल के क्वेश्चन लगा लो, यदि आपसे हो रहे हैं यानी आपका चैप्टर क्लियर है। और क्वेश्चन आते कौन से हैं? क्वेश्चन पुराने साल के ही आते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। कोई 1-2 क्वेश्चन नया बनता है, अदरवाइज क्वेश्चन वही होते हैं, उनका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने डाल दिया जाता है, क्वेश्चंस वही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लासेज लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन, और ज़्यादा नहीं है, मात्र ना बहुत कम कॉस्ट प्राइस में वो PDF अवेलेबल है, आप लोग परचेज कर सकते हैं भाई, डाउनलोड भी कर सकते हैं, परचेज करने के बाद में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, और आंसर्स नोट्स के अंदर मिल जाएंगे सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, एक कौन बैठेगा इस पर? हाँ जी, देखो पहला पढ़ते हैं अपन लोग दैन। अब मुझे बताओ दैन का मतलब क्या होता है? जलना, और जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर किसके साथ अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। तो देखो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बनाएंगे, जल बनाएंगे तथा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। भाई जब कोई चीज़ जलेगी तो हीट, गर्माहट उत्पन्न होती नहीं होती है, और साथ में उजाला भी होता है। जैसे लकड़ी जला के चेक करो, उजाला होगा और गर्मी भी प्राप्त होगी, यानी ऊष्मा और प्रकाश भी प्राप्त होगा। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का दहन करवाया जाता है तो CO2 गैस प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखो कार्बनिक यौगिक बोला मैंने, यदि मैं केवल कार्बन लूंगा और इसकी अभिक्रिया O2 से, यानी इसका दहन करवाया जा रहा है, तो CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होगा, जल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आपने केवल कार्बन लिया है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लिया है, यानी आपने हाइड्रोकार्बन नहीं लिया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपने केवल कार्बन लिया है, केवल कार्बन का दहन होगा तो CO2 और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होगा, जल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो जल कहाँ से बनेगा। सेकंड देखो, अब यहाँ पर आपने क्या लिया? हाइड्रोकार्बन ले लिया, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। अब इसका दहन करवा रहे हैं तो CO2 प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, ऊष्मा एवं प्रकाश। क्योंकि यहाँ पर जल के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जरूरी है, तो ऑक्सीजन तो है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो जल भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, जब कोई चीज जलती है ना तो जो ज्वाला होती है, जो फ्लेम होती है, जो लपटें होती हैं आग की, उनका ना कलर होता है। आप लोग देखना, कभी ज्वाला नीले कलर की, कभी पीले कलर की, और जब भी नीले कलर की ज्वाला होती है ना तो आप पे धुआं नहीं होती है, चेक कर लेना आप लोग। और जो काली वो पीले रंग की ज्वाला होती है ना, आप पे धुआं होता है। जैसे आपने टायर जलाया होगा तो टायर जब जलता है तो पीले रंग की ज्वाला निकलती है और काली काली धुआं निकलती है। और आपका गैस जला ना, गैस में ना नीले कलर की ज्वाला होती है और धुआं नहीं होती है ना भाई। तो ये चीज़ें किसने पूछी जाती है? तो आपको पता है जो कार्बनिक यौगिक होते हैं
या तो होंगे संतृप्त यानी कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये होंगे असंतृप्त यानी कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये होंगे एलिफेटिक, ये होंगे एरोमेटिक। जनरली 4 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन, या बोले तो कार्बनिक यौगिक। इनको जलाने पर कैसे रंग की धुआं होती है वो देखो। तो जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेगा, यानी जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो हमेशा धुएं रहित ज्वाला के साथ जलेंगे और नीली ज्वाला होगी। धुएं रहित को स्वच्छ ज्वाला भी कहते हैं। स्वच्छ का मतलब है धुआं नहीं है, तो धुआं रहित नीली ज्वाला के साथ नीली ज्वाला होगी और धुआं नहीं होगा। यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो काली धुआं वाली पीली ज्वाला होगी, पीले रंग की फ्लेम ज्वाला होगी और काली काली धुआं होगी। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो धुएं रहित नीली ज्वाला के साथ जलेगी, और यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो कजली ज्वाला यानी काली धुआं वाली पीली ज्वाला के साथ जलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के एक ही चीज समझ में आ रही है, यदि कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो धुएं रहित नीली ज्वाला के साथ, यदि कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो काली धुआं वाली पीली ज्वाला के साथ। देख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें भी कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसलिए दोनों संतृप्त और एलिफेटिक ये धुएं रहित नीली ज्वाला के साथ जल रहे हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो एरोमेटिक होता है इसमें कार्बन कार्बन बीच में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, यानी ये कुल मिला के असंतृप्त है एक प्रकार से। तो दोनों काली धुआं वाली पीली ज्वाला के साथ जलेंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर भाई? आगे देखो, हमें कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, कुछ नोट बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। देखो, जब कोई भी चीज़ जलती है ना तो क्या चीज़ आवश्यक है? ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, जितनी चाहिए उतनी मिलती रहेगी, तो उसे बोलते हैं पूर्ण दहन। और जब भी पूर्ण दहन होता है तो धुआं नहीं होती है, नीली ज्वाला प्राप्त होती है। और जब भी ऑक्सीजन लिमिट में होगी यानी सीमित मात्रा होगी तो वहाँ पे होता है अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट होगा वहाँ पे। और जब अपूर्ण दहन होगा तो काली धुआं वाली पीली ज्वाला प्राप्त होती है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो जब ऑक्सीजन की उचित मात्रा यानी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है तो पूर्ण दहन होता है तथा धुआं रहित नीली ज्वाला प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित कर दिया जाता है, लिमिट में कर दिया जाता है, तो अपूर्ण दहन होता है तथा काली धुआं वाली पीली ज्वाला प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी, पूर्ण दहन होगा, स्वच्छ नीले रंग की ज्वाला प्राप्त होगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा को लिमिट में कर दिया जाएगा, अपूर्ण दहन होगा और काली धुआं वाली पीली ज्वाला प्राप्त होगी। ऑलराइट, आगे देखो, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, घरों में उपयोग में लाए जाने वाले गैस या कैरोसिन के जो स्टोव होते हैं, जो गैस का चूल्हा होता है या कैरोसिन का स्टोव, पहले होता था ना कैरोसिन भर के उसको ऐसे किया जाता था। तो कैरोसिन के स्टोव में क्या होता है, वायु के लिए छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये जाली से होती, इसमें से वो आग निकलती है और छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र होते क्या हैं? ये ऑक्सीजन वायु के लिए होते हैं, है ना। छिद्र होते हैं जिनसे गैस के दहन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तथा धुआं रहित नीली ज्वाला प्राप्त होती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जो गैस होता है ना, उससे बर्तन काले भी होने लग जाते हैं। ऐसा कब होगा कि छिद्र है ना, यदि ये बंद हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, तो ऑक्सीजन का लिमिट हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन लिमिट में मिलेगी तो पीले रंग की धुआं निकलेगी और पीले रंग की ज्वाला निकलेगी। और जब पीले रंग की ज्वाला होती है उसमें धुआं भी होता है, तो बर्तन क्या होने लग जाएंगे? काले होने लग जाएंगे। ये बात मैंने आगे लिखी भी है। देखो, यदि कभी गैस या स्टोव के वायु के छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो बर्तन के जो तले होते हैं, जो नीचे का एरिया होता है, वो काले होने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ना लिमिट में मिलने लग जाएगी। और जब ऑक्सीजन लिमिट में मिलेगी तो गैस का होगा अपूर्ण दहन। और जब अपूर्ण दहन होगा तो पीली ज्वाला होगी, और पीली ज्वाला होगी तो धुआं होगी काली, और काली धुआं होगी तो बर्तन क्या होंगे? काले होंगे। ऑब्वियसली बात है। ठीक है,
हाँ जी, आगे देखो, कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। कोयला जलाएंगे या कोई भी जैसे पेट्रोलियम जलाएंगे तो उनमें क्या होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। और जब इनका दहन होता है, जब कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, तो सल्फर जलेगा तो ऑक्साइड बनता है जनरली, तो सल्फर के ऑक्साइड प्राप्त होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। और जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं। तो ये पर्यावरण प्रदूषक होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो वो बात यहाँ पे लिखी है कि कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का निर्माण होता है, जो प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। ऐसे सल्फर का ऑक्साइड बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषण करते हैं। ठीक है, आगे देखो एक चीज और, आपको एलपीजी का पूरा नाम याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बोलेंगे तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और सीएनजी का आपको लिखो चुका हूं पहले में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। ठीक है भाई, आगे देखो, तो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया थी दहन, वो कंप्लीट होता है। सेकंड है ऑक्सीकरण। अब मुझे एक बात हो, देखो नाम से क्लियर है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और दहन में आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन से क्रिया ही तो पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे वो वाला ऑक्सीकरण नहीं है भाई। दहन में तो क्या सीधा O2 से अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे पदार्थ लेंगे जिनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और वो पदार्थ क्या देंगे, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देंगे। इस प्रकार होगा ऑक्सीकरण। और जो ऑक्सीजन देते हैं ना, उन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक। तो इस प्रकार का अपन ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। तो दहन करने पर कार्बनिक यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अपन जो ऑक्सीकरण करेंगे किसके द्वारा करेंगे, ऑक्सीकारक। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सीकारक क्या होते हैं, कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। कौन कौन से हैं, जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। क्लियर है भाई। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक एल्कोहल लिया है एथेनॉल, CH3CH2OH को एथेनॉल बोलते हैं। या तो मैं इसको KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करूंगा, KMnO4 प्लस ऊष्मा, यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसकी उपस्थिति में गर्म करूंगा, या इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में गर्म करूंगा, या तो ये लूंगा या ये लूंगा। इनके साथ जब गर्म करते हैं तो ये क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन दे देंगे, और ये किस में चेंज जाएगा, CH3COOH, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ है। यदि 3 कार्बन होते जैसे CH3 CH2 CH2OH होता, तो यहाँ पे प्राप्त होता है CH3 CH2 COOH। इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाता। क्लियर है। तो कुल मिला के जब भी एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाएगा भाई। कुल मिला के बात ये है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जो ऑक्सीकारक होते हैं वो एल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं या बदलते हैं। ठीक है, आगे देखो, 2 अभिक्रिया कंप्लीट। तीसरी है संकलन अभिक्रिया। और संकलन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और यहाँ पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। इसलिए इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो गया भाई, हाइड्रोजनीकरण। एक तो भाई यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए भाई, है ना। वो चीज़ें आपको बता दी जाएगी। कई बार क्या होता है, हो जाता है बाई मिस्टेक कोई चीज़ें गलत मुँह से निकल जाती है, गलत इंटेंट हो जाती है। तो वो चीज़ें यदि आपको लगे कि यार ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है, तो बता दीजिए कीजिए भाई ना। उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात कर ली जाएगी। कोई यदि दिक्कत होगा तो उसको बता दिया जाएगा। संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब देखो हाइड्रोजनीकरण में कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन।
तो ना तो तुम्हारे कहने से हाइड्रोजन जुड़ेगा, ना मेरे कहने से, ना ये ना अड़ोसी पड़ोसी कहने से। ये तभी जुड़ेगा हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब करवाएंगे ना, तो निकिल की उपस्थिति में या पैलेडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। निकिल पैलेडियम नाम सुने ना, निकिल धातु होती है, इनकी उपस्थिति में यदि आप लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी हाइड्रोजन किस किस का कहना मानता है, निकिल का या पैलेडियम का। तुम्हारा कहना मेरा कहना नहीं मानेगा, ठीक है। तो निकिल यानी Na इसका प्रतीक होता है, या पैलेडियम जिसे Pd कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है और इसका 46 होता है ना। तो निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरक मैं पहले ही बता चुका हूं, ये ऐसे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया दर को बढ़ा रहे हैं, यानी अभिक्रिया हो रही है इनकी उपस्थिति में। यदि ये नहीं होंगे तो हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। तो निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। यह अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। देखो कैसे, ये मैंने एक लिया है असंतृप्त, इसका नाम है एथीन, ये है CH2 कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मैंने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई, या तो निकिल लूंगा या पैलेडियम किसी एक की उपस्थिति में। तो ये दो हाइड्रोजन है ना, वो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक इससे। अब मेरी बात सुनना, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने 4 बना लिया, 1 2 3 4, इसने 4 बना लिया, 1 2 3 4। प्रत्येक हाइड्रोजन एक बनाता है तो सभी ने एक एक बना लिया। मैंने जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई इनकी उपस्थिति में, तो ये दो हाइड्रोजन एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा। जरा आप देख रहे हैं कि कार्बन की 4 बॉन्ड है क्या, देखना इस कार्बन के 1 2 3 4 5, अरे इसके तो 5 हो गए। इसके चेक करो 1 2 3 4, इसके भी 5 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। अब देखो जैसे सिंगल बॉन्ड में आया, अब 4 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके 4, 1 2 3 4, इसके 4। यानी जो पहले डबल बॉन्ड था वो किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। और डबल बॉन्ड का मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सिंगल बॉन्ड का मतलब है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई थिंक ये चीज आपके बेजे में बैठ गई होगी, ठीक है। तो निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसके कुछ यूज है भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने नाम सुना वनस्पति तेल। अभी वनस्पति तेल होता क्या है, जैसे आपने सरसों का, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो किसी पेड़ पौधों के बीज से, उसके फूल से आपने कोई तेल निकाला हो, कोई ऑयल निकाला हो, तो उसे बोलते हैं वनस्पति तेल। जैसे सरसों के बीज से निकालते हैं अपन सरसों का तेल, वनस्पति तेल है। सूरजमुखी के बीजों से निकाला जाता है ना। और इसके अलावा जैतून का तेल होता है। तो किसी भी कोई पदार्थ है, कोई भी मतलब पेड़ पौधा है, उससे आप लोग कोई तेल निकाल रहे हो, उसे वनस्पति तेल बोला जाता है। क्लियर है भाई। और जो वनस्पति तेल होता है ना, ये असंतृप्त होते हैं, यानी इसमें कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो वनस्पति तेल है, यदि मैं इनका हाइड्रोजनीकरण करवा दूं तो ये चेंज हो जाएंगे वनस्पति घी में, जिसे बोलते हैं डालडा। तो वनस्पति तेल में तो क्या होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो वनस्पति घी है डालडा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। यानी वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जो वनस्पति घी है डालडा है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर। तो पहली बात तो वही लिखी है कि निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरकों का उपयोग, या बोले तो संकलन अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, जिससे वनस्पति तेल किस में चेंज हो जाएंगे, वनस्पति घी में। तो वनस्पति तेल असंतृप्त होते हैं, वनस्पति घी संतृप्त होते हैं। जब वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा तो वनस्पति तेल वनस्पति घी यानी डालडा में बदल जाएगा। क्लियर है भाई। आगे सुनना, वनस्पति तेल तो असंतृप्त होते हैं, वनस्पति घी संतृप्त होते हैं, और जो जंतु की वसा होती है, यानी जो देसी घी होता है एक प्रकार से,
ये भी संतृप्त होते हैं। और ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो असंतृप्त होता है ना, वो लाभदायक होते हैं संतृप्त की बजाय। तो एक तरफ है वनस्पति तेल असंतृप्त, और एक तरफ है वनस्पति घी यानी डालडा और देसी घी, ये दोनों में संतृप्त। संतृप्त नुकसानदायक, असंतृप्त फायदेमंद। तो कौन फायदा करेगा? असंतृप्त फायदा करेगा। इसलिए आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो पराठे बनाए जाते हैं ना, ये घी में मत बनाओ, तेल वाले बनाओ। क्योंकि तेल क्या है? वनस्पति तेल। जैसे सरसों का तेल वो क्या है? असंतृप्त है। और जो देसी घी है डालडा वो क्या है? संतृप्त है। तो ये फायदा करेगा, ये नुकसान करेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है, जबकि जंतु वसा यानी जो देसी घी है, एक प्रकार से ये समझो, वह वनस्पति घी यानी डालडा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होता है, कारण वो असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा या जो वसा अम्ल भी बोल देते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अतः भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों का वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। यानी जो तेल होता है ना अपना वनस्पति तेल, इसके पराठे खाने चाहिए घी की बजाय, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। क्लियर? आगे देखो, आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी को किसी की जगह से हटाना। जैसे हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। तो जनरली है ना, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन यदि इन्हें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करें तो कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, मतलब जनरली किसी अभिकारक से अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं यदि उनके साथ अभिक्रिया करवाई जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो अभिक्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड हो, अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं, यानी क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में बहुत तेज अभिक्रिया होती है। क्लोरीन, ये एक हैलोजन है, मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, क्लोरीन जगह और भी हो सकते हैं, फ्लोरीन है ना, ब्रोमीन, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में ये अक्रिय होंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, वो बहुत तेज होगी। जैसे क्लोरीन जो है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में संकलन होता है, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाएगा। कब? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। ठीक है। और जो क्लोरीन जुड़ेगा, क्लोरीन क्या करेगा? एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये देखो CH4 है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, क्लोरीन से क्रिया करवाई। ध्यान रखना मैंने Cl नहीं लिखा है, Cl2 लिखा है, कारण जितने भी हैलोजन होते हैं ये सारे के सारे की परमाणुता 2 होती है, यानी फ्लोरीन F नहीं F2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, ब्रोमीन Br2 होता है, आयोडीन I2 होता है ना। ये सारे हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की परमाणुता 2 होती है। यानी कभी भी हम Cl नहीं लिखेंगे, हम Cl2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? Cl2 लिखेंगे। देखो तो CH4 जो हाइड्रोकार्बन है जनरली अभिक्रिया नहीं करेगा क्लोरीन से, लेकिन जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को हटा देगा, जुड़ जाएगा CH3Cl, बचा एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, दोनों जुड़ करके HCl। आई थिंक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी भाई। सारे के सारे जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। देखो अभिक्रिया कैसी हुई है, ये कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, है ना, ये वाला मैथेन, और ये क्लोरीन आ गया। तो क्या करेगा? एक क्लोरीन टूटेगा और एक हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे एक हाइड्रोजन को उठाएगा तो 3 हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे, और क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, ये क्लोरीन आ गया। अब ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जुड़ करके HCl बना लेगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी मैंने कि क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करता रहेगा, CH3Cl बन गया। यदि इस CH3Cl की अभिक्रिया वापस क्लोरीन से करवा दी जाए तो ये क्या करेगा? एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को और हटा देगा और बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब इसकी अभिक्रिया यदि वापस करवा दी जाए, CH2Cl2 की अभिक्रिया करवा दी जाए Cl2 से, तो बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl, है ना।
CaCl3 जिसे बोलते हैं क्लोरोफार्म। यदि इस CaCl3 की वापस अभिक्रिया करवा दी जाए Cl2 से तो बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पहले एक हाइड्रोजन उठाया, फिर दो एक और हटा दिया, फिर एक और हटा दिया, फिर एक और हटा दिया। तो क्लोरीन एक एक करके सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता जाता है। कब? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है तब। ठीक है भाई। और देख लीजिए सभी कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है। तो आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। वैसे देखो, यदि मैं ये पीपीटी रेडी नहीं करता ना, यदि मैं लिखवाता तो कम से कम ये 2 घंटे का वीडियो बन जाता, 1.5 से 2 घंटे का। लेकिन पहले पीपीटी तैयार करने से ये फ़ायदा होता है, कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाता है और टाइम भी कम लगता है। और इसका देखो एक वजह भी है, थोड़ा सा क्या हीटिंग की प्रॉब्लम है, गर्मी की समस्या है, इस वजह से ना ये सारी चीज़ें मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि क्लास रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम कम लगे, है ना। क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ी सी क्या तबीयत भी डाउन चल रही है भाई, ये सब ना गर्मी की वजह से हो रहा है। और इस समय ना फैन नहीं चला सकते, पंखे चलाएंगे तो फिर क्या उसमें से नॉइस आता है, तो माइक में से ना फिर साउंड क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना, बिल्कुल डैमेज हो जाती है साउंड क्वालिटी, अच्छे से समझ में नहीं आता है क्या बोला जा रहा है। तो पीपीटी रेडी करने से थोड़ा सा क्या कंटेंट आपको कम समय में ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो फ़ायदा ये भाई आपका। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना, अधिकतम क्लास को शेयर करना। ठीक है भाई, थैंक यू।